तेज सिविल्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश रेकवानी और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमने पीएसआई के लिए जो है वो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। उसमें मैं आपको इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक कंसेप्ट्स का जो हमारा टॉपिक है उसको आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये जो क्लासेस हैं वो पीएसआई 2021 का जो री एग्जाम हो रहा है उसके लिए तो यूजफुल है ही, साथ में आरएएस जो वर्तमान में अभी आने वाला है प्रीलिम्स, उसके लिए भी जो है वो महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, यहां पर हम दोनों चीजों को साथ में लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग लगभग सेम है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि जो आरएएस में कुछ 2-3 टॉपिक अलग ऐड हुए हैं उनके लिए हम अलग से क्लासेस कर लें, और पीएसआई के लिए अलग से हम कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस लास्ट में कर लेंगे। मतलब जो मैंने सोचा ही है कि अभी इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और पीएसआई के जो एग्जाम है वो 26 सितंबर को जो है वो नोटिफाइड है, तो लगभग अगस्त के एंडिंग में हम एक क्लास कर लेंगे लास्ट में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह जो कि करंट अफेयर्स का पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और बाकी अगर कुछ इकोनॉमिक कंसेप्ट्स में नया आता है तो उसको हम कर लेंगे। ठीक है, अभी हम सारा बेसिक्स जो है वो एक के बाद एक अपने टॉपिक सिलेबस के कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर जो मेरा मेन फोकस होगा ना, जब मैं आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फोकस होगा सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं कर रहे, हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। हमें मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। हम बहुत ज्यादा जो है वो बेसिक्स के पीछे नहीं भाग सकते। ऑल्दो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिक्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन कई ऐसे टॉपिक होंगे जहां पर हमें बेसिक को एक बार छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी तक वो खास एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो क्लासेस हैं वो एक क्विक रिवीजन की तरह होंगी। ठीक है, कि भाई जल्दी से जल्दी हम अपना काम का पार्ट जो है वो कवर कर लें। इसके अलावा हम इसके अंदर पीवाईक्यूज कवर करेंगे, जिससे हमें यह पता चल जाए कि यार क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, किस तरह से एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि करंट अफेयर्स को भी हम साथ साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, अलग से हम ये नहीं सोच सकते कि यार इकोनॉमी करंट अफेयर्स में अलग से कर लूंगा, नहीं, टॉपिक पढ़ने के साथ साथ ही मुझे सारे करंट अफेयर्स कर लेने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं फटाफट से पीएसआई 2021 का जो सिलेबस है वो आपको दिखा देता हूं। वैसे तो पीएसआई 2021 और वर्तमान में जो 25 वाला सिलेबस आया था, इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस एकदम सेम है, एक अक्षर भी यहां से वहां नहीं है। आरएस का सिलेबस ऑल दो काफी कुछ दिखने में चेंजेस हुए हैं, लेकिन वो भी मोर और लेस सेम ही है। इसको लेकर हम यूट्यूब पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आरएस प्रीलिम्स के जो भी छात्र हैं वो पहले वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि सिलेबस आपको क्लियर हो जाएगा कि जो इस भाषा में सिलेबस लिखा हुआ है और जो आरएएस में सिर्फ वर्डिंग चेंज की गई है, मोस्टली 85 to 90% टॉपिक आपके सेम है। कुछ नए टॉपिक है उनको हम अलग से क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में जो सिलेबस दिया हुआ है वो आपको शुरू होता है बजटिंग से। बहुत ही बिखरा हुआ सा सिलेबस है क्योंकि आरएएस प्रीलिम्स में उसको सही तरीके से अरेंज कर दिया है और हम भी एक अरेंज्ड वे में ही इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बजटिंग दिया हुआ है, बैंकिंग दिया हुआ है, पब्लिक फाइनेंस दिया हुआ है, नेशनल इनकम और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हम शुरू करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से और फिर हम जाएंगे नेशनल इनकम पे। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जब आप पीवाईक्यूज अगर आपने एनालाइज किए होंगे और नहीं किए होंगे तो मैंने एनालाइज करवा रखे हैं, आप देख लेना। ग्रोथ और डेवलपमेंट के और नेशनल इनकम से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जीडीपी जीएनपी वगैरह से। फिर अकाउंटिंग का टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, ऑल दो इससे सवाल नहीं आते तो हम बहुत ही क्विकली अकाउंटिंग के सिर्फ ब्रॉड चीजों को समझ लेंगे। आज तक कोई एक आधा सवाल इसमें आया हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट में अब तक इतने सवाल नहीं आए थे, लेकिन ऐसा ही 2026 में 2 सवाल, यानी एक सवाल 5 तारीख वाले पेपर में और एक सवाल 6 तारीख वाले पेपर में आया, और दोनों ही डीप में आया है। तो मतलब यह कि इस टॉपिक को हमें और डीप में प्रिपेयर करने की जरूरत है, जो हम करेंगे। ठीक है, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हम मुद्रास्फीति वगैरह पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा से इस पे सवाल आता रहा है। फिजिकल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति, सरकार की जो नीति है, जो बजटिंग पॉलिसी है, इसको हम बजट के साथ पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सब्सिडी और पीडीएस, ये एक टॉपिक है छोटा सा, जल्दी हो जाएगा। ई कॉमर्स बहुत ही छोटा टॉपिक है, अभी तक कोई खास सवाल नहीं है, फटाफट से कर लेंगे। इन्फ्लेशन मैंने बता ही दिया, हम पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन एक साथ में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके। ठीक है, फिर इसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी की ओर जाते हैं। ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं।
ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं 5 ईयर्स प्लान्स पे, जिसको हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सवाल 2021 2026 में भी आया हुआ है और लगभग हर साल इससे सवाल आया, तो डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और ट्रेड, ये वाला खाना हम लास्ट में कर लेंगे करंट अफेयर्स को ऐड करते हुए। ठीक है, करंट अफेयर्स को ऐड करते हुए तीनों टॉपिक हम कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन इसी टॉपिक के अंदर। फिर भारत के अंदर मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कोई अलग से टॉपिक नहीं है, सभी टॉपिकों में आप यही चीज पढ़ रहे हो कि एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है, क्या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, तो अलग से कोई टॉपिक है ही नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट। फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि हम यहां पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक के साथ, साथ में हैप्पीनेस इंडेक्स भी पढ़ेंगे। आरएएस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। एचडीआई से सीधे तौर पर 2026 में सवाल आया था हमारी क्लास से। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोजगारी का कंसेप्ट समझेंगे, किस तरह की गरीबी होती है, गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कौन कौन सी स्कीम्स अभी चल रही हैं, वो सारी फ्लैगशिप स्कीम्स विद ऑल करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन भी, अलग अलग वीकर सेक्शन जैसे हमारे महिला हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इन सब के लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है वो सारी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये तो सर बात हो गई। सर ये बताओ सोर्स क्या है, पढ़ना क्या है, नोट्स दोगे, क्या करोगे, बुक है, क्या है? देखो सोर्स जो पढ़ना है आपको वो है 11th और 12th की आपकी आरबीएससी की बुक पढ़ लो या फिर एनसीईआरटी पढ़ लो, दोनों में से कोई एक चीज, और आई विल प्रेफर कि आरबीएससी पढ़ लो। ठीक है, 11th 12th की आप आरबीएससी पढ़ सकते हो, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, यहां से तो बहुत ही कम टॉपिक कवर होंगे, क्योंकि इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मूल किताबों में बहुत कम मिलता है। तो इसके लिए हमने जो है इकोनॉमी की बुक जो है वो तैयार कर ली है, बहुत जल्दी ही आपके लिए वो मार्केट में आ जाएगी। जो ये बुक है ये आरएएस प्रीलिम्स, मेंस और एसआई, ठीक है, तो आरएएस प्री के बच्चे, मेंस के बच्चे, एसआई के बच्चे, सभी के लिए ये किताब मैंने लिखी है पिछले 4-5 महीनों में, सारे करंट अफेयर्स और कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए और सारे डायमेंशंस को लगभग कवर करते हुए। तो बहुत ही बढ़िया किताब हो जाएगी आपके लिए ये। अब इसमें क्या है, आप बोलोगे सर मेंस का भी है, आपकी किताब 300 पेज के आसपास की है, तो भैया देखो जब हम क्लास करेंगे तो क्लास भी उसी सिंक में होगी जिस सिंक में मैंने किताब लिखी है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं उस बुक के अंदर जो कि पर्टिकुलरली मेंस के लिए दिए हुए हैं, उसको आप सिर्फ एक बार रीड करके छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा ऑल राइट लिस्ट को छोड़ दो, क्यों? क्योंकि आजकल ना प्रीलिम्स के अंदर भी जो सवाल आ रहे हैं वो ओपिनियन बेस्ड आ रहे हैं, या फिर एसआई में जो सवाल आ रहे हैं वो भी ओपिनियन बेस्ड आ रहे हैं, तो वो भी आपको एक बार पढ़ के चलना है। तो ये किताब आपको जल्दी ही मार्केट में मिल जाएगी, तो वहां से आप परचेज कर सकते हो, फिर हमारे ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिलेबस था हमारा। ठीक है, इस सिलेबस को हम आगे कैसे पढ़ेंगे पहले तो वो देख लेते हैं, फिर देख लेंगे कितने क्वेश्चंस आए हैं आज तक, है ना। हाँ, और कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। देखो इस सिलेबस को हम इस तरह से पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, मॉनेटरी मनी एंड बैंकिंग, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिर बजट वाला पोर्शन, फिर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फिर सब्सिडी, फिर ई कॉमर्स, फिर अकाउंटिंग, यानी पहले पूरा कंसेप्चुअल पार्ट विथ वो भी एक सिस्टमैटिक व्यू में। फिर हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स के साथ में, एलपीजी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड विद करंट अफेयर्स, ये वाला पोर्शन करंट अफेयर्स, मतलब ये वाले जो चैप्टर है ये हम बाद में कर लेंगे अगस्त के आसपास, यहां तक हम अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि करंट अफेयर्स के साथ में हमें ये सब मिल जाए। इस पोर्शन में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं होता है, बहुत ही स्टैटिक सा करंट अफेयर होता है, जो कि अगर पिछले 8-10 महीने में करंट अफेयर आ गया तो वो लगातार बढ़ना रहता है। जैसे कोई एचडीआई की रिपोर्ट आ गई तो वो तो अब अगले 1-1.5 साल तक वही रहने वाली, जब तक कि कोई नई रिपोर्ट उसको रिप्लेस ना करते। ठीक है, तो हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब भाई इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है पीएसआई के लिए, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन इकोनॉमी लोगों को बहुत भारी लगता है पढ़ने में कि यार ये तो हम नहीं पढ़ सकते, पर दोस्तों आपने सिलेबस देखा, इसको हम 20 से 25 घंटे में कवर कर लेंगे, और किताब आराम से आप पढ़ के इसमें मान के चलिए कि जो सवाल आ रहे हैं उसमें 70 से 80% सवाल आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका पेपर आसान आता है। सिर्फ 2026 के अंदर ऐसा हुआ है कि कुछ 2-3 क्वेश्चन मुश्किल थे। ठीक है, 2026 में 9 सवाल आए दोनों दिन। टोटल 100 में से जो हमारा एसआई का पेपर है, जीएस2 का जो पेपर है जीके वाला, उसमें 100 में से 9 सवाल नहीं, लगभग 10%। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, लगभग 10% आप आसानी से 50 घंटे की तैयारी में, यानी 20 घंटे की क्लास
बाकी 30 घंटे की अपनी सेल्फ स्टडी से करके इतना बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हो कि इस 9 में से 6 से 7 सवाल श्योरिटी से आप सही कर दोगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा 9 के 9 कर दोगे, मुझे पता है एक दो सवाल तो बहुत ही बाउंसर आएंगे, लेकिन बाकी 6 से 7 सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी भी आप देख सकते हो 10, 11, 8, 7 सवाल भी जो है वो एसआई में आए, लगभग 10% आएंगे ही आएंगे। और आरएएस के लिए भी अगर हम देखें तो 150 में से 8, 8, 7 सवाल भी कोई कम नहीं होते इतने से सिलेबस में अगर हम देखें तो। और अगर आपने अभी एसआई का टेलीकॉम का जो रिजल्ट आया उसमें देखा होगा तो भाई इंटरव्यू के लिए उनको 2 गुना बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये हाल है, 40% भी स्कोर करना मुश्किल हो रहा है आपके जीके जीएस के पेपर में। वहां पर एक सब्जेक्ट आपको ऐसा है जो कि इतने बढ़िया क्वेश्चन निकाल के दे रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत ही अच्छे से हमें इसको प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक सर कौन सा है ये आपको कैसे पता पड़ता है? तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम एनालिसिस करते हैं। जैसे 2026 का पेपर इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है कि कैसे इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही ज्यादा सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, एक सवाल दोनों दिन आया, इंपॉर्टेंट है। मनी और बैंकिंग मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग, बजट, ये सारा पोर्शन में आपको 1 से 2 सवाल हर साल देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर से इस बार आया, जैसे मैंने बोला स्टॉक मार्केट से अब तक सवाल नहीं थे लेकिन दोनों दिन सवाल आए एक, तो अभी हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इसको। अकाउंटिंग से कभी कोई सवाल नहीं आता, बहुत शॉर्ट में कर देंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 5 ईयर प्लान से हिस्टोरिकली काफी सवाल आए हुए हैं, इसको भी हम अच्छे से करेंगे। ऑल्दो सिर्फ दोनों में से एक दिन सवाल आया था 2026 में। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस से ना एसआई में सवाल कम पूछे जाते हैं। आरएएस वाले बच्चों से सवाल इसमें खूब पूछे जाते हैं, पर एसआई में अभी तक ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए। लेकिन देखो ये ऐसा सेक्टर है जहां से सवाल ज्यादा बनने की पूरी संभावना है, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे हम। इनको भी हम डिटेल में विथ ऑल करंट अफेयर्स जो है वो लेकर चलेंगे, ठीक है। ठीक है। इसके बाद देखो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट से एक सवाल दोनों दिन आया है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वीकर सेक्शन के लिए स्कीम से भी एक सवाल दोनों दिन आया है, यानी ये सारी स्कीम्स विद ऑल करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बिना कोई देरी के अब हमारा पहला लेक्चर हम शुरू करते हैं। पहले लेक्चर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिसमें हम जो एचडीआई और हैप्पीनेस इंडेक्स वाली हमारी अप्रोच है ग्रोथ और डेवलपमेंट को नापने की, उसको भी साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। मतलब आरएएस प्रीलिम्स में अलग से लिख दिया कि एचडीआई अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जबकि यहां पर क्या है एचडीआई नाम से अलग से दे दिया, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें एकदम सेम रहने वाली है। चलिए देखो, अगर मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करूं तो इकोनॉमी क्या होती है ये पहले भी हम समझ चुके हैं। इकोनॉमी का मतलब क्या है कि भैया आपके पास संसाधन तो है कम, आप स्कैरसिटी में हो, कमी है संसाधनों की, इच्छाएं हैं हमारी भरपूर, दुनिया भर की हमारी इच्छाएं हैं, कैसे पूर्ति करें, तो ये सारा मैनेजमेंट इकोनॉमी। हम सबके साथ क्या है जिंदगी में कि हम बहुत कुछ चीजें चाहते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन पैसे हैं कम, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सारा पैसा का मैनेजमेंट करना पड़ता है। वो सारा मैनेजमेंट ही क्या है इकोनॉमी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेसिक सिर्फ इतना सा है इकोनॉमी का। अब अगर मैं बात करूं कि यार ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, भाई वृद्धि और विकास, ये दोनों तो मैं बहुत ही एक समान से कंसेप्ट समझता हूं कि वही वृद्धि होती है वही विकास होता है। क्या अंतर है दोनों में? सर अंतर है, और इन दोनों में अंतर जानना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार ना सवाल के क्वेश्चन के अंदर ऐसी चीजें आपसे पूछ सकता है जिसमें आपका ये कॉन्सेप्ट चेक हो जाए कि आर्थिक वृद्धि क्या चीज है और आर्थिक विकास क्या चीज है। क्यों है ऐसा? देखिए, जब मैं बोल रहा हूं आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब यह है कि मैं केवल और केवल मात्रात्मक रूप से बढ़ने की बात कर रहा हूं। मात्रात्मक रूप से बढ़ने का क्या मतलब है? मात्रात्मक रूप से बढ़ने का यह मतलब है कि मान के चलिए कोई एक देश है, वहां पर उस देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, उस देश की जीडीपी में वृद्धि हो रही है। अगर आपको अभी जीडीपी प्रति व्यक्ति आय नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल समझो उस देश के लोग जो हैं वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। दैट इज सिंपली मात्रात्मक रूप से आर्थिक वृद्धि। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं आर्थिक विकास, तो विकास क्या होता है? विकास सिर्फ एक मात्रात्मक नहीं होता, बस मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। इसका मतलब यह है कि हाँ पैसे कमाएंगे लोग, लेकिन उसको बढ़िया चीजों में खर्च करेंगे, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, उनका हेल्थ लेवल बढ़ेगा। यानी ये सारे इंडिकेटर्स भी अगर आपके सुधरे,
साथ के साथ अगर आपके देश में शिक्षा में वृद्धि हो रही है, स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है, जीवन स्तर आपका बढ़ रहा है, तो तब आप बोलोगे कि विकास हो रहा है। ठीक है, वृद्धि केवल मात्रात्मक, विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। समझ में आ गया कि ये एक संकीर्ण अवधारणा है और ये एक व्यापक अवधारणा है। ये एक सिंगल डायमेंशन है, एक ही आयाम है केवल मात्रात्मक रूप से, जबकि यहां पर जो विकास होता है इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। यहां पर केवल उत्पादन के स्तर में वृद्धि हो रही है तो यहां पर आपकी अर्थव्यवस्था के संरचना में वृद्धि हो रही है, यानी आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर तीनों के तौर पर बढ़ रही है। अवसंरचनात्मक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आपकी इकोनॉमी के अंदर हो रहा है। यहां पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, और जो अगर मैं बात करूं वृद्धि, तो वृद्धि जो है वो विकसित देशों की आवश्यकता है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो विकास है ये विकासशील देशों की आवश्यकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? विकसित देश, लेट से अमेरिका, उसमें अंदर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे इंडिकेटर्स ऑलरेडी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनको इस पे कोई बहुत ज्यादा विकास की जरूरत नहीं है। उनको क्या चाहिए? बस केवल हमारे देश में मात्रात्मक रूप से पैसा लोग कमाते रहें। वृद्धि और शिक्षा और स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता तो ऑलरेडी हमारे यहां पर काफी बढ़िया है। लेकिन अगर मैं इंडिया जैसे देशों की बात करूं तो यहां पर हमें पैसा भी कमाना है और हमें साथ साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता, इन सब पर भी ध्यान देना है। इसलिए विकासशील देशों की जो आवश्यकता है वो डेवलपमेंट है और विकसित देशों की जो आवश्यकता है वो वृद्धि है। कभी स्टेटमेंट ऐसा लिख के आ जाए तो उसको सही मानना। अब इसके बाद जो सवाल बन सकता है यहां से वो ये बन सकता है कि आर्थिक वृद्धि को मापने के कौन कौन से मापक हैं और आर्थिक विकास को मापने के कौन कौन से मापक हैं। जब मैं कह रहा हूं आर्थिक वृद्धि, केवल पैसा कमाने में वृद्धि, यानी जीडीपी बढ़ रही है आपकी केवल, ठीक है, यानी आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं डेवलपमेंट की, तो यानी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ रहा है। अब आगे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ोगे कि उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, तब समझ में आएगा आपको कि अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो विकास का मापक है। जो आपका लिटरेसी रेट है, यानी कि आपकी साक्षरता दर है, वो आपके विकास का मापक है। ठीक है, और जो आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, अगर वो कम है तो वो आपके विकास का मापक है। ठीक है, हाँ, और देखो हिंदी इंग्लिश का लोड मत लेना, लगभग 99% मेरी कोशिश यही रहती है कि पीपीटी जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो, और फिर भी कोई लोड नहीं है, जो हमारे बुक है वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ही। तो ये सारी चीजें आपको वहां वैसे भी अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में मिल ही जाएगी, और यहां समझने में भी मैं दोनों लैंग्वेज में बात करता हूं। इकोनॉमी में ज्यादा चीजें इंग्लिश में समझ में आती हैं, इसलिए मैं थोड़े से इंग्लिश टर्म्स ज्यादा यूज करता हूं, जिससे कि आपका भी जो लेवल है वो बढ़े, जिससे कि आप अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ो बढ़िया तो आपको भी वो चीजें समझ में आए। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, थोड़े बहुत हम रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ऐसा ग्रोथ जो सभी को साथ लेके चल रहा है, जो भी उससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं वो सभी के लिए हो रही हैं। ठीक है, यानी कि ओईसीडी के अनुसार, ओईसीडी का नाम लिख देंगे हम, समावेशी विकास वो आर्थिक विकास है जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए अवसर पैदा कर रहा है। जो भी समृद्धि हो रही है, चाहे वो मौद्रिक हो या वो गैर मौद्रिक हो, वो समाज में निष्पक्ष रूप से डिवाइड की जा रही है। बहुत ही आसान है। अब मैंने क्यों पढ़ाया ये कि कई बार ऐसे पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि इनमें से कौन कौन सी सरकार की जो गतिविधियां हैं उससे समावेशी विकास में वृद्धि होगी, या फिर कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो समावेशी विकास में कमी होगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और समावेशी विकास के 4 पिलर कौन कौन से हैं? आपकी इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, आपके लिविंग कंडीशन यानी जीवन का जो जीने का स्तर है वो बढ़ना चाहिए, आपके देश में समानता होनी चाहिए, आपके देश में पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। क्यों पर्यावरण? भाई पर्यावरण पे आप ध्यान दोगे तभी तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो आपका विकास है वो समावेशी रहेगा, वरना आप तो सारा विकास खुद ही जीम जाओगे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा नहीं। जबकि हमें क्या करना है? इक्वालिटी, सभी के लिए समान विकास, तो उसमें सभी में आपकी फ्यूचर जनरेशंस भी शामिल हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलर से एक कंसेप्ट है, सिमिलर तो नहीं है, थोड़ा अलग कंसेप्ट है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपका डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म तक रहना चाहिए, यानी आने वाली पीढ़ियों तक भी आपका विकास चलना चाहिए। वही एनवायरमेंट वाला पॉइंट जो हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट का है
वहीं से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी निकल के आता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत ही ऑथेंटिक परिभाषा जो है वो ब्रटलैंड आयोग 1987 यूके के अंदर एक आयोग बनाया गया था, जो कि ये सतत विकास का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। उसने एक डेफिनेशन दी थी जो कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड फेमस है, कि ऐसा विकास आपको करना है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति तो करे ही करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ी की जो आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता है उनको भी कम ना करे, यानी उनसे कोई समझौता ना करे। यानी ठीक है, हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ ना छोड़ें। ऐसा ना हो कि पेट्रोल सारा हम ही खत्म कर जाएं, भविष्य की पीढ़ियां क्या करेंगी, उनको भी तो पेट्रोल चाहिए, तो उनके लिए भी हमें बचा के चलना है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड ना वर्ल्ड के अंदर दो चीजें हुई हैं, एक हुई है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और एक हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य, जो आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा। 2000 के जो सन था तब आया आपका MDG, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जो कि सिंपल सिंपल चीजों को लेकर चलता था, गरीबी, भूखमरी, रोग निरक्षरता। ठीक है, 2015 तक इन्हें प्राप्त करना था, लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस इसमें हुआ नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 2012 में Rio+20 शिखर सम्मेलन हुआ। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कहां पे कौन से शिखर सम्मेलन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए, 2012 Rio+20 शिखर सम्मेलन। Rio+20 क्यों बोल रहा हूं, रियो नाम से 1992 में आपकी एनवायरनमेंट समिट हुई थी, याद हो थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट पढ़ाओ तो, उसके 20 साल पूरे होने पर 2012 में ये Rio+20 समिट हुई है, जिसमें SDGs को हमने रखा, जिसमें कितने गोल्स हैं, 17 वैश्विक लक्ष्य हैं और 169 उसके टारगेट्स हैं। ठीक है, और 304 उसके संकेतक हैं, और इसको अपनाया किसने है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अपनाया है, और 2030 तक हमें ये लक्ष्य पूरे करने हैं। और चालू कब हुए थे, 2015 से। क्यों, क्योंकि MDG जो है वो 2015 में खत्म हो रहे थे। हाँ, डिसाइड हमने 2012 में कर लिया, स्टार्ट हम कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि यार ये चल रहा है ऑलरेडी, तो इसको पूरा हो जाने दो। फिर हमने 2015 से 30 तक आपके SDG लक्ष्य लाए थे। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट, ये और ये, 17 के 17 लक्ष्य हमें याद होने चाहिए, किस नंबर पे कौन सा लक्ष्य है। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे पूछ चुके हैं कि SDG 12 कौन सा है, या फिर SDG 12 का नाम लिख के पूछा था कि ये वाला SDG जो है वो कौन से नंबर पे है। तो कैसे याद करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या खत्म करनी है मुझे, गरीबी। तो फर्स्ट नंबर पे जो SDG है मेरा वो है शून्य गरीबी। गरीबी, तो गरीब आदमी क्या होता है, पेट पालने के लिए हम सभी लोग कमाते हैं, यानी भूख के लिए, तो भूखमरी सेकंड नंबर पे मुझे खत्म करनी है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, भैया ठीक है खाना खा लिया, शरीर तो स्वस्थ रहे, पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, गरीबी मैंने मिटा ली, मैंने भूखमरी अपनी खत्म कर ली, अब मेरा शरीर थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, वो स्वास्थ्य होना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य के साथ हमेशा चलती है शिक्षा, तो शिक्षा की बात जरूर करेंगे SDG 4 में। SDG 1 गरीबी, SDG 2 भूखमरी, SDG 3 स्वास्थ्य, SDG 4 शिक्षा। ठीक है, याद हो गया। SDG 5, देखो जब आपने ये सारी बातें कर ली तो आप थोड़ा सोसाइटी की तरफ चलो यार, लैंगिक समानता लेकर आओ, वो भी बहुत जरूरी है। जब आप SDG 5 में लैंगिक समानता ले आए तो महिलाएं क्या करती हैं, साफ सफाई का बहुत बढ़िया ध्यान रखती हैं, इसलिए स्वच्छ जल और स्वच्छता SDG 6। जब ये सारी सोसाइटी वगैरह की बातें हो गई तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अब ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, तो सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा SDG नंबर 7। SDG 1 गरीबी मिटाएंगे, SDG 2 में भूखमरी कम करेंगे, SDG 3 के अंदर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, SDG 4 में शिक्षा लेंगे, SDG 5 में सोसाइटी के लिए महिलाओं के लिए काम करेंगे, SDG 6 में महिलाएं साफ सफाई रखती हैं इसलिए स्वच्छता, SDG 7 के अंदर अब मुझे ऊर्जा चाहिए काम करने की ऊर्जा, चलिए काम कर लो। SDG 8 उत्कृष्ट कार्य आर्थिक वृद्धि, अच्छा काम आर्थिक विकास, मुझे बढ़िया जॉब चाहिए, मेरे में ऊर्जा आ गई है, अब मुझे बढ़िया जॉब चाहिए SDG 8। चलो ये सब कर लिया, अब काम कहां करोगे, उद्योग नवाचार बुनियादी सुविधाएं तो दो मुझे काम करने के लिए, मैं अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगा, अपना इनोवेशन करूंगा, मुझे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दो। ये सारी बातें कर ली तो भैया समानता होनी चाहिए देश में, जब सब लोग जॉब कर रहे हैं तो अच्छे से सब जॉब कर सके, इसलिए असमानताओं में कमी होनी चाहिए। जब असमानताओं में कमी हो जाएगी तो जो हमारे शहर हैं वो क्या बन जाएंगे, हमारे शहर संवहनीय बन जाएंगे, हमारे शहर सस्टेनेबल बन जाएंगे, क्योंकि उद्योग आप शहर में लगा रहे हो। ठीक है, तो 1 गरीबी, 2 आपका भुखमरी, 3 आपका स्वास्थ्य, 4 आपका शिक्षा, 5 आपका लैंगिक समानता, 6 आपका स्वच्छता, 7 आपका ऊर्जा, 8 आपका अच्छा काम आर्थिक विकास और 9 आपका उद्योग
10 जो है वो आपका हो जाएगा असमानता में कमी, 11 हो जाएगा आपका संवहनीय शहर या सस्टेनेबल सिटीज। अब थोड़ा एनवायरनमेंट की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो संवहनीय उपभोग और उत्पादन भी होना चाहिए आपका। आपका उपभोग ऐसा ना हो कि आप कोयला खत्म कर दो, ऐसा ना हो कि पेट्रोल खत्म कर दो, उपभोग आपका संवहनीय होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रख के होना चाहिए, क्लाइमेट कार्रवाई करनी चाहिए। जब जलवायु परिवर्तन की बात कर ली तो जलवायु परिवर्तन हम देखते हैं कहां कहां पर, हम देखते हैं समुद्र में, हम देखते हैं जमीन पर। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं समुद्र में जलीय जीवों की सुरक्षा, लाइफ एट द सी। फिर हम देखते हैं हमारे थल पर, जमीन पर, लाइफ एट द लैंड। तो एसडीजी 14 आपका लाइफ एट द सी, समुद्री जल यानी जल में सुरक्षा, और एसडीजी 15 थल पे सुरक्षा। जब ये सारी बातें हो गई तो हमें चाहिए क्या? अल्टीमेटली हमें शांति चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और हमें सशक्त संस्थाएं चाहिए जो ये सारे काम कर सके। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हम सभी लोग जो है एक भागीदारी में चलेंगे, लक्ष्य के लिए भागीदारी को फुलफिल करेंगे। एसडीजी 17 इस तरह से फ्लो बनाकर याद करना है, 10 बार लिख लेना। लेकिन जब मैं बोलूं एसडीजी 12 क्या है तो मुंह से पट पट निकलना चाहिए एसडीजी 12 ये है। एसडीजी 13 क्या है तो फटफट निकलना चाहिए जलवायु परिवर्तन। जब मैं बोलूं एसडीजी 5 क्या है तो लैंगिक। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, कैसे भी बना के याद कर लो, इससे सवाल कभी भी आ सकता है। और जब आप भविष्य में कभी आरएएस लिखोगे तो मेंस में ये बार बार आप ये यूज करोगे। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की, क्योंकि क्या है, रिपोर्ट्स पूछना आरपीएससी को पसंद है। लास्ट ईयर 2026 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा है, तो डेवलपमेंट को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे बड़ी रिपोर्ट है पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की, तो इस पर आपसे पूछ सकता है। पहली बात, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, ये एक संस्था है जो कि रिपोर्ट जारी करता है। और लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है वो 10th नंबर की रिपोर्ट थी, 2025 में ये रिपोर्ट आई थी। ठीक है, रिपोर्ट में क्या क्या ध्यान देना है, कौन सी संस्था वो रिपोर्ट निकाल रही है, कब वो रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया की क्या सिचुएशन है, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, इंडिया का रीजनल कंपैरिजन क्या है आसपास के देशों से। ठीक है, टाइटल, हाँ टाइटल दिया हुआ है, टाइटल भी याद करना है। 2025 में एसडीए वाले का टाइटल उन्होंने पूछा था। इंडिया की रैंकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट में जो आई है वो 99 आई है इस साल, और पहली बार हम टॉप 100 में आ गए हैं। 167 देशों में ये रिपोर्ट आती है और हम जो है टॉप 100 में पहली बार 2025 में आए हैं विद द रैंक ऑफ 99 के फेयर में हम पढ़ चुके हैं, और हमारा जो स्कोर है वो है 67 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये हमारा स्कोर है। वैश्विक स्तर पर अगर मैं देखूं तो ये रिपोर्ट ऐसा कहती है कि 2030 तक आपके केवल 17% एसडीजी के लक्ष्य ही पूरे हो पाएंगे। जो आपने 169 टारगेट्स बना रखे हैं उसमें से मात्र 17% ही आप पूरे कर पाओगे। ये रिपोर्ट ये कह रही है, बहुत ही खराब काम हम कर रहे हैं। टॉप पे कौन चल रहा है? तो हमेशा नॉर्डिक देश जैसे कि आपके फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इन सभी चीजों में यही लोग आगे रहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो, यही लोग आगे रहने वाले हैं। ठीक है, 20 में से 19 देश यूरोप से हैं। देख लीजिए, अब पूर्व और दक्षिण एशिया में अगर हम बात करें तो 2015 के बाद सबसे बढ़िया प्रगति यहीं पे हुई है। बांग्लादेश, रीजनल कंपैरिजन देख लो, 114, इंडिया बांग्लादेश से ऊपर है। पाकिस्तान का तो पूछो मत, 140। लेकिन भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब लोग हमसे आगे हैं। ये याद रखना, बार बार पूछते हैं ये चीज, कौन से देश आगे हैं हमसे, कौन से पीछे हैं। एसडीआई रिपोर्ट में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, अब नंबर है एसडीआर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का। तो ये सारे पाकिस्तान वगैरह सब पीछे हैं हमसे, बांग्लादेश, पाकिस्तान पीछे है हमसे, लेकिन भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये देश हमसे आगे हैं। छोटे छोटे देश ये जो हैं ये हमसे आगे हैं, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या इंडिया लेवल पे भी ऐसे कोई इंडेक्स निकलता है? तो जी हाँ, नीति आयोग जो है वो एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालता है। ठीक है, नीति आयोग पूरे 17 लक्ष्य नहीं रहता बल्कि केवल 16 लक्ष्य लेता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें एक लक्ष्य था आपका लाइफ ऑन सी वाला लक्ष्य, लाइफ ऑन सी वाला एसडीजी 14 जो था हमारा, वो इसको शामिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई केवल तटीय राज्यों में तो समुद्र है भाई, हम राजस्थान वाले, हम जम्मू कश्मीर वाले, हम एमपी वाले, हमारा कैसे इस पे हो पाएगा कि हम जलीय जीव, समुद्री जीवों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? तो हम, हमारे पे तो कोई हो ही नहीं सकता, हमारे पास समुद्र है ही नहीं। इसलिए नीति आयोग ने बोला ठीक है, सिर्फ ये एक 14th नंबर का लक्ष्य हटा दो, बाकी सारे लक्ष्यों पे बेस पर हम राज्यों की रैंकिंग
करेंगे। ठीक है, इसके बेस पर ना वो 4 कैटेगरी बनाते हैं, आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी और उपलब्धिकर्ता, जिसमें शीर्ष प्रदर्शन आपके केरल और उत्तराखंड ने किया है विद द 79 इसका नंबर रहा है। सबसे खराब प्रदर्शन आई है ना हमारे बिहार ने किया है 57 नंबर के साथ, और अग्रणी राज्य इसमें ये सारे 32 राज्य रहे हैं। ठीक है, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए राजस्थान की क्या रैंकिंग है, वो आपको राजस्थान इकोनॉमी में पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, जो कि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये कहां से शुरू हुई? ये शुरू हुई यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने 1990 में जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन दोनों से प्रेरणा लेकर, इन दोनों का जो रिसर्च पेपर था उन सबसे प्रेरणा लेकर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का ये कंसेप्ट 1990 में लेके आए। इसके अंदर ये काफी सारे इंडेक्सेस जारी करते हैं। 1990 से लेकर 2026 तक अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं वो टाइम टाइम पर ऐड हुए। जैसे कि सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ तो केवल एक ही रिपोर्ट आया करती थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कंप्लीट को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, और सिर्फ इसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक है, जो कि 1990 में आया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में ही लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे भी हमें पढ़ने हैं साथ साथ में, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब इनसे सवाल आ जाए। ठीक है, चलो 90 में ये आया। 2010 में इन्होंने थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाया और 3 रिपोर्ट्स ये लेके आए। पहला था असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, ये क्या होता है हम पढ़ लेंगे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक और लैंगिक असमानता सूचकांक। 2010 में ये 3 इंडेक्स और लेके आए। फिर 2014 के अंदर ये एक इंडेक्स लेके आए, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लैंगिक विकास सूचकांक। फिर 2019 में लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक, यानी 3 रिपोर्ट्स जेंडर से रिलेटेड चलती हैं इनकी। 2010 वाली जेंडर इनइक्वालिटी, 2014 से आ रही है जेंडर डेवलपमेंट, और 2019 से रिसेंटली आ रही है जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स। ये सारे इंडेक्स क्या है पढ़ेंगे आगे। और 2020 में लेटेस्ट जो रिपोर्ट इन्होंने ऐड करी है वो करी है प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडी, यानी कि आप एनवायरमेंटल जो आपका डैमेज है उसको शामिल करते हुए ग्रहीय दबाव समायोजित एचडीआई। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सारी रिपोर्ट्स, इनका रिसेंट डेटा, वो सब चीजें पढ़ लेते हैं। क्या हो गया भैया इसको? हाँ, आ गए। अभी क्या है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 1990 में ये रिपोर्ट स्टार्ट हुई, और जब मैं आपको पढ़ा रहा था वृद्धि और विकास में अंतर, तो मैंने कहा था विकास का जो सूचकांक है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि विकास के अंदर हम स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर ऐसी बातें करते हैं। तो ये क्या करता है, 3 चीजों को शामिल करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य में आपको एवेल्युएट करने के लिए जो ये चीज लेता है वो लेता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये क्या होता है, यानी कि आपकी एवरेज एज क्या है। जैसे इंडिया में अराउंड 71 अभी चल रही है, यानी एवरेज हमारे जो लोग हैं वो 71 साल तक जीते हैं। तो जितनी बढ़िया आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा है, मतलब आपके देश में उतना बढ़िया स्वास्थ्य स्तर है, तभी तो लोग लंबा जी रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या, ये शिक्षा के लिए क्या करता है वो 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो भी वयस्क हैं उनमें ये देखता है कि वो लोग कितने साल तक स्कूल शिक्षा प्राप्त करें हैं। ठीक है, यानी प्राप्त स्कूल शिक्षा वर्षों का औसत, और स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने की आयु के बच्चों के लिए अपेक्षित स्कूल शिक्षा के वर्ष। यानी 2 चीजें, 25 प्लस एज वालों को देखेगा पहले तो कि इन लोगों ने एवरेज कितने साल स्कूल शिक्षा प्राप्त करी। हो सकता है कोई फर्स्ट सेकंड क्लास तक पढ़ाओ, कोई पूरा 12th तक पढ़ाओ, यानी उस हिसाब से देख लेगा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने हैं। फिर वो एक बच्चे को देखेगा जो वर्तमान में अब स्कूल में जा रहा है, तो और उसकी अब कितनी एक्सपेक्टेंसी है कि वो कितने साल पूरा स्कूल में पढ़ेगा। ये दोनों चीजें देखकर, यानी कि एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसके बेस पर आपका शिक्षा इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। तीसरा आपका जीवन स्तर देखने के लिए हम सिंपल देखते हैं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ये क्या होती है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम समझ लेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। सिंपल समझ लो, पूरा देश कितना पैसा कमा रहा है डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, दैट इज
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, कितना पैसा आप प्रति व्यक्ति कमा रहे हो। ये चीजें देखकर आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलती है। और जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है ये 0 से लेकर 1 तक के बीच होती है। 0 का मतलब क्या है कि बहुत कम डेवलपमेंट, 1 का मतलब फुल डेवलपमेंट, और उसके बाद इन्होंने अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। 0.550 से अगर आप कम हो तो आप लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हो। 0.550 से 0.669 में हो तो आप मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हो। 7 से 799 में हो तो हाई में, और 800 से ऊपर हो तो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हो। मैं क्यों याद करवा रहा हूं, क्योंकि ऐसा सवाल उसने पूछा हुआ है। कैसे पूछा है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, कौन कौन से इसके जो है वो पार्ट्स हैं। ठीक है, और उस पार्ट्स में क्या डेफिनेशन है उस पार्ट की वो पढ़ लिया। अब लेटेस्ट रिपोर्ट जहां से सीधे तौर पर 2026 में सवाल आया, ठीक है, वो था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। पहली चीज कि कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। अब ये कंफ्यूजन है क्या कि कोई तो लिखता है 2025, कोई लिखता है 2023। सर ये क्या लफड़ा है, कहीं कहीं पे मिलता है सेम इसी रिपोर्ट के लिए लिखता है HDR 2023, कहीं लिखता है 2025। ये ऐसा है सर कि 2023 का डेटा यूज किया गया है इस रिपोर्ट को कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए लिखते हैं HDR 2023। और ये रिपोर्ट जो है 2025 में आई थी, इसलिए इसको हम बोलते हैं HDR 2025। यानी कुछ भी लिखा हो दोनों में से, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब इसका टाइटल क्या था, टाइटल था ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, यानी कि पसंद का मामला कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं। RPSC ने यहां पर ये हटाकर और टेक्निक लिख दिया, टेक्नोलॉजिकल युग के अंदर ये सब चीजें। अब क्या है कि जिसने ऐसे फटाफट में पढ़ा होगा और याद नहीं किया होगा वो तो गलत कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि उसको शुरू के शब्द सेम से मिलेंगे। एज ऑफ AI की जगह एज ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया केवल। अब आपको याद होना चाहिए था कि एकदम पर्टिकुलरली AI के लिए बात कर रहा है आपका। जब AI आज इतना प्रभावित कर रहा है हम लोगों को, तो AI के लिए पर्टिकुलरली HDI इंडेक्स लाया गया है। ठीक है, दूसरी चीज, टॉप और बॉटम पे कौन है, तो मैंने बोला ना हमेशा आइसलैंड फिनलैंड ये टॉप पे रहेंगे। यहां पर आइसलैंड फर्स्ट पे है, नॉर्वे सेकंड पे है, और स्वीडन थर्ड पे है, स्विट्जरलैंड आपका थर्ड पे है। ठीक है, और सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे आपका साउथ सूडान है, और इसके अंक है 0.388। वैश्विक HDI में अगर मैं 1990 से बात करूं तो अभी इस साल सबसे कम वृद्धि देखी गई है। यानी वृद्धि जो हर साल हो रही थी उसमें सबसे कम वृद्धि हुई है इस साल। और अगर भारत का प्रदर्शन देखूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का क्या प्रदर्शन रहा है, तो इंडिया की रैंकिंग 2022 में थी 133। हमेशा एक साल पहले की रैंकिंग भी देख लेनी चाहिए। 2023 में हो गई 130, यानी हमने सुधार किया है। हमारा जो स्कोर है वो 0.676 से 0.685 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं तो हमारा जो देश है वो मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। ठीक है, इसमें आ रहा है, लेकिन जल्दी हम हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में पहुंचने वाले हैं। क्यों, क्योंकि 0.685 पे पहुंच गए, 0.699 क्रॉस करते ही हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देश हम पहुंच जाएंगे। तो ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यही का स्टेटमेंट एग्जाम में आया था। क्षेत्रीय तुलना अगर हम करें तो चाइना 78 नंबर ऑफकोर्स हमसे आगे होगा, श्रीलंका भी हमसे आगे है, भूटान भी हमसे आगे है। ठीक है, ये तीन देश चाइना, श्रीलंका, भूटान, ये हमसे आगे है। ठीक है, HDR में अलग याद रखना है, HDI में अलग याद रखना है। भारत से नीचे कौन है, बांग्लादेश लगभग बराबर पे है। ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया बराबर पे है एकदम, 130। नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान ये हमसे पीछे है। ठीक है, वहां पर नेपाल हमसे आगे था, यहां पीछे है। म्यांमार पाकिस्तान हमसे पीछे है, बांग्लादेश वहां पीछे था, यहां लगभग बराबर पे है। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। अब इसके बाद जो तीनों इंडेक्सेस हैं उसमें इंडिया का क्या प्रदर्शन रहा है, और AI वाले में जो स्पेसिफिक इस रिपोर्ट में बताया गया है उसमें क्या प्रदर्शन रहा है। तो अगर मैं आयु प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं तो इंडिया में 72 हो चुकी है अभी। ठीक है, 1990 में ये 58.6 थी, जो कि बढ़ के हो गई है 72। शिक्षा की बात करूं तो स्कूलिंग वर्ष
13 हो गए हैं, जो कि 8.2 थे। 13 कैसे भैया, नर्सरी एलकेजी भी होती है, ठीक है, 15 वर्ष की स्कूलिंग होती है, उसमें से 13 अभी एवरेज स्कूलिंग है, यानी सिर्फ 2 साल ही हमारे कम हो रहे हैं जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनसे, जो पहले सिर्फ 8.2 था। नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं तो जीएनआई के बेस पर हमारा 9046 यूएसडी 2021 की क्रय क्षमता के हिसाब से हमने 9046 हमारा नेशनल इनकम है। एआई की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 20% भारतीय शुल्क देश में बने हुए हैं, जो 2019 में 0 था, और अभी वर्तमान में लगभग 20% ऑफ इंडिया एआई रिसर्चर जो हैं वो कंट्री के अंदर ही रहते हैं, यानी इंडिया के अंदर अब एआई पे रिसर्च हो रहा है। ठीक है, सारे आंकड़े यहां पर आपको अलग से दिए हुए हैं, रट लेना, याद मत करना, रट्टा मार लेना, कभी मत भूलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप आगे का सारा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी याद करोगे चल जाएगा, ठीक है। अब फटाफट कर लेते हैं भाई। इनइक्वालिटी एडजस्टेड मतलब क्या है कि असमानता आप नाप लेंगे, जो भी आपके इंडेक्स हैं एसडीआई में सेम वही रहेंगे, वही स्वास्थ्य, वही शिक्षा, वही जीवन स्तर, बस मैं देख लूंगा कि आपके देश के भीतर स्वास्थ्य कैसे अलग अलग है, कैसे शिक्षा अलग अलग है, अलग अलग एरियाज में कैसे आपका जीवन प्रत्याशा अलग अलग है, ठीक है, ये करके आप इनइक्वालिटी से एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। और भारत वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है, जब हम इनइक्वालिटी से एडजस्ट कर लेते हैं तो 17.8% की हानि होती है, और इंडिया में 30.7% की हानि होती है आपके एचडीआई स्कोर के अंदर, ठीक है। अब एक फैक्ट है कि भारत में जो सबसे गरीब 40% जनसंख्या है उनके पास आय का मात्र 20% हिस्सा है, जबकि जो टॉप 10% है वो पूरी आय का 25.5% कमाते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट आप मेंस में यूज कर सकते हो, प्री में इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। अगली चीज है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब गरीबी को मापने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि भैया जो भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर अमाउंट से कम पैसा कमा रहा है वो सारे गरीब है, जैसे मान लो 100 रुपए से कम जो भी कमा रहा है वो सब गरीब है। एक तरीका तो ये है जिसको हम बोलते हैं गरीबी रेखा, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉवर्टी में। एक तरीका क्या है कि मैं बहुत सारे इंडेक्सेस ले लूं, जिसके घर में कुकिंग नहीं है, जिसके घर के अंदर कोई बाइक नहीं है, जिसके घर के अंदर चूल्हा नहीं है, जिसके घर के अंदर बच्चे इतना नहीं पढ़ रहे, ऐसे बहुत सारे अगर मैं चीजें ले लूं और फिर देखूं गरीबी, तो वो होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये जो कंसेप्ट है ये आया था यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा, वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं जो याद करने हैं आपको, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अलग अलग 10 संकेतक हैं जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, उनके बेस पर देखते हैं कि कोई गरीब है या नहीं है। जैसे हेल्थ को लेकर 2 हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन के अंदर आपके 2 है, स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूली अटेंडेंस। फिर जीवन स्तर में 6 हैं, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, और कौन कौन से एसेट्स आपके पास हैं, ठीक है। इन सबका अलग अलग वेटेज, जैसे कि आपने क्या करा, पहले आपने एक को 1/3 में डिवाइड कर लिया, 1/3 1/3 और 1/3। अब इस 1/3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो पोषण, जिसमें हम ये देखते हैं कि 70 वर्ष से कम उम्र का कोई भी वयस्क या कोई भी बच्चा जो है वो कुपोषित है क्या, अगर कुपोषित है तो वो वंचना में आ गया। फिर हम देखते हैं बाल मृत्यु दर, कि बाल मृत्यु दर कितनी है, क्या कोई बच्चे की परिवार में मृत्यु हुई है, तो वो इसमें आ गया, तो 1/6 ये हो गए। फिर शिक्षा के लिए हम वही स्कूल में वर्ष और स्कूल में अटेंडेंस देखते हैं, यहाँ पर वहां पे क्या था, या एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जबकि यहां पर हम देखते हैं स्कूली शिक्षा के वर्ष और कितनी अटेंडेंस है, इसको भी 1/6 जीवन स्तर में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हो, स्वच्छता है या नहीं है, पेयजल है या नहीं है, बिजली है या नहीं है, आवास है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, सारी चीजें हम यहां पर देखते हैं। क्योंकि ये 1/3 का हुआ 1/6, इसलिए 1/18 हो गया, ठीक है। अभी जो इंडेक्स आया है लेटेस्ट 2025 वाला, उसका आपका टाइटल क्या है ये याद कर लेना, ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड। यानी यहां पर भी हम क्लाइमेट को साथ में लेके चल रहे हैं कि पॉवर्टी की वजह से कैसे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, खास करके क्लाइमेट हैजार्ड के अंदर। तो वो हमारा टॉपिक है, जो वो टाइटल है हमारा, जो हमें अच्छे से याद रखना है। दूसरी चीज, पहली बार ऐसा हुआ है कि जलवायु जोखिम को हमने गरीबी से जोड़ा है, ठीक है, और हमने टाइटल भी उस हिसाब से ही दिया है। अगली बात कि विश्व स्तर पर अगर मैं देखूं तो 6.3 में से 1.1 अरब लोग, लगभग 18% जो लोग हैं वो क्या है, गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं विश्व में। और वही मैं इंडिया में बात करूं तो ये आंकड़ा 16.4% है, और अच्छी बात ये है कि 2005-6 में ये आंकड़ा 55.1% था, जो घट के अभी 16.4% हुआ।
ठीक है। बाकी ये परसेंटेज इंडिया का दिया हुआ है, जो इंडिया का एमपीआई वैल्यू है वो 0.069 है, जिसमें न्यूट्रिशन 28.6, मतलब क्या है कि पोषण के स्तर से कितने लोग गरीब हैं, 28.6%। ईयर ऑफ स्कूलिंग के हिसाब से कितने लोग गरीब हैं, 18.7%। स्कूल अटेंडेंस के हिसाब से इतने गरीब है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप एक बार डेटा देख सकते हो। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिपोर्ट का टाइटल इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब इंडिया के लेवल पर भी ये सेम इंडेक्स निकाला जाता है, जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकलता है, वैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया इंडेक्स भी निकलता है, नीति आयोग इंडेक्स निकालता है। नीति आयोग क्या करता है, जो तीन बड़े एरियाज हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तो वही रहते हैं, लेकिन संकेतक जो हैं वो 10 से 12 हो जाते हैं। दो संकेतक ये ऐड करते हैं, यहां पर ऐड करते हैं मैटरनल हेल्थ को, और यहां पर ये हेल्थ ऐड करते हैं बैंक अकाउंट को, जो कि वहां पर हमारे पास नहीं थे, बाकी सारे सेम है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 36 राज्यों की हम रिपोर्ट निकालते हैं, और यहां पर जो डेटा हमने यूज किया है वो NFHS 5 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण सर्वेक्षण 5 का डेटा हमने यूज किया है। यहां पर भी सिमिलर सी बात बोलता है कि 29.17% से घटकर 11.28% हो गई है। अलग अलग आंकड़े अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार हमेशा रहेंगे, दोनों आपको याद रखने हैं। सबसे बढ़िया प्रगति यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान में हुई है, और एसडीजी 1.2 जो है, जो आपका गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य है, उसको प्राप्त हम कर लेंगे समय से पहले, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, यही चीज को हमने ग्राफ से दिखा रखा है, जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स का आप याद कर लो। राजस्थान का जो एमपीआई है वो 29.5 है, गुजरात का 18.6 है, इस तरह से बिहार सबसे ज्यादा 51.9% लोग जो है वो बिहार में गरीब है, सबसे कम केरला में 0.7। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हो। आगे चलते हैं, अब आते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक। लिंग को लेकर 3 सूचकांक है, और इसके अलावा एक जेंडर गैप रिपोर्ट अलग आती है, वो आप अलग से सर्च करके थोड़ा बहुत पढ़ लेना। यहां पर 3 रिपोर्ट आती है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जहां पर हम हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट के अलग अलग जो आपके इंडेक्सेस हैं, इसका बेस पर हम निकालते हैं कि कितनी असमानता हमारे यहां पर है। तो अगर मैं भारत की रैंकिंग की बात करूं तो 2025 में 193 देशों में से 102, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ग्लोबल जेंडर गैप का डेटा अलग है और ये डेटा अलग है। पिछली रैंकिंग एक 108 थी, ठीक है, अभी 102 हो गई है। यहां पर एक और डेटा है, महिला श्रम बल भागीदारी, मतलब कितनी जो महिलाएं हैं वो आके वर्किंग फोर्स में आके भागीदारी कर रही हैं लेबर फोर्स में, तो वो जो है वो 35.1% है, जबकि पुरुषों में ये 76.4% है। ये डेटा भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद सिमिलरली एक इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग जो है वो आपके क्राइटेरिया हैं, जैसे लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम देखते हैं फीमेल की, हम देखते हैं मेल की, ठीक है, फीमेल एचडीआई अपॉन मेल एचडीआई करके हम निकाल लेते हैं कि फीमेल और मेल में कितना प्रोपोर्शनेट अभी डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, कोई खास डेटा आपको याद रखने की जरूरत इसमें नहीं है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स ये वाला नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स। इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में ना अलग अलग मानदंड बने हुए हैं कि लड़कियां शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाएंगी, लड़कियां बाहर का काम नहीं करना चाहिए, उन्हें घर का काम करना चाहिए। ये सारी जो पितृसत्तात्मक सोच है, इसकी वजह से जो हमारी महिलाओं का विकास रुकता है, उस सबको नापता है आपका जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें जो हैं वो किस तरीके से आपके महिलाओं के विकास को रोकती हैं, कौन कौन से क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और शारीरिक अखंडता के क्षेत्र में, यानी अपने शरीर पर कितना अधिकार है उनका, इस पर भी। और इसका एक बहुत बढ़िया फैक्ट अभी नीचे पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, ये सब बातें यहां एक्सप्लेन की हुई हैं, सेम बातें। शारीरिक अखंडता मतलब आपके अपनी बॉडी पे कितनी ऑटोनॉमी है। यहां पर एक डेटा वो लाके देते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि 90% लोग इंडिया में महिलाओं के प्रति कोई ना कोई पूर्वाग्रह जरूर रखते हैं, और अब ये मान के चलिए और आप और मैं में से भी रखते हैं। ठीक है, इसमें कोई छुपाने वाली, झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि बचपन से वही कंडीशनिंग दिमाग में की गई है। जबकि 25% लोग इंडिया में ऐसा मानते हैं कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को पीटता है तो सही है। ठीक है, ये डेटा ये कहता है, ये सर्वे कहता है। ठीक है, तो ये कहीं पे आप मेंस में यूज कर सकते हो। इसके बाद ग्रह्य दबाव समायोजित एसडी जो वर्तमान में 2020 में आया, नाम से ही पता पड़ रहा है, यानी कितना आप
अपने पृथ्वी पर ग्रह पर दबाव बना रहे हो, कितना एनवायरमेंटल डैमेज कर रहे हो, वो अगर नाप के मैं एचडीआई में से माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पीएचडीआई हो जाएगा। इसके लिए हम पी नाम का एक समायोजन गुणक निकालते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन देखते हैं, प्रति व्यक्ति आपका भौतिक पदचिन्ह कितना ज्यादा आप नुकसान पहुंचा रहे हो प्लेनेट को, वो सारा देखकर हम एचडीआई में से माइनस कर देते हैं। ऐसा करने पर वर्ल्ड लेवल का जो एचडीआई है वो घटकर 0.683 हो जाता है, और इंडिया में ये 0.626 से 0.626 हो जाता है। 0.645 2019 का ये डेटा है, उसके बाद से पीएचडी का डेटा नहीं आया है। फिर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि लेटेस्ट इंडेक्स हमारा यही है, ठीक है। चलिए, अब ये बात हो गई हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, ठीक है। अब हमें बात करनी है WHR, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, जो कि RAS में कई बार पूछा गया है। तो खुशहाली का मतलब क्या है भाई? डेवलपमेंट आप सभी लोगों ने देख लिया, यानी आप अंदर से कितना खुश फील कर रहे हो अपने देश के अंदर, कितना अच्छी वेलबींग है, कितना अच्छा कल्चरल ग्रोथ हो रहा है आपके यहाँ पर, वो सब किस में आ जाएगा? वैश्विक खुशहाली सूचकांक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और वेलबींग रिसर्च सेंटर ने जो है गैलेप और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ मिलकर 20 मार्च को जारी करता है। 20 मार्च आपका क्या होता है? 20 मार्च आपका वैश्विक हैप्पीनेस डे होता है, जिस पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। 2025 की जो रिपोर्ट थी उसका जो थीम था वो था केयरिंग एंड शेयरिंग। 26 की रिपोर्ट नहीं है अभी तक, ठीक है, होगी तो अपडेट हम कर देंगे नेक्स्ट में। अभी क्या है, ये स्टार्ट कैसे हुआ था? तो स्टार्ट जो हुआ था ये भूटान से हुआ था। वहां पर ये कंसेप्ट हम लेकर आए थे कि यार ये जीडीपी वगैरह कुछ नहीं होता, देश में लोग कितने खुश हैं उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। यहां पर 6 चीजें हम देखते हैं, जीडीपी यहां पर भी हम देखते हैं क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है खुशी के लिए। सामाजिक समर्थन देखते हैं, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार के प्रति कैसी धारणा है इस देश में, वो देखकर हम ये रिपोर्ट निकालते हैं। और ये देख के पता पड़ गया होगा कि इंडिया की रैंकिंग तो इसमें खराबी चल रही होगी, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग इसमें हम देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। RAS में 2-3 बार पूछी हुई है, क्या पता अभी वो SI में पूछ लें या फिर से RAS में पूछ लें। तो इंडिया की रैंकिंग थी 118, 2024 में ये 126 थी। फिनलैंड लगातार 8वीं वर्ष फर्स्ट नंबर पे, फिर डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, हर बार ये नॉर्डिक देश ही ऊपर रहेंगे। भारत का जो सूचकांक है वो 4.054 से 4.389 बढ़ा तो है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि हमारी रैंकिंग कोई खास इंप्रूव हो सके। कुल खुशहाली के मामले में भारत की रैंकिंग नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन, फिलिस्तीन से नीचे है। इसलिए इस रिपोर्ट पे बहुत इंडिया विश्वास नहीं करता कि क्या पाकिस्तान में लोग हमारे यहां से ज्यादा खुश हैं, क्या फिलिस्तीन में लोग हमारे ज्यादा खुश हैं, नहीं। लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है, ठीक है। नेपाल 92 पे है, पाकिस्तान 109 पे है, म्यांमार 126, श्रीलंका हमसे पीछे है, बांग्लादेश हमसे पीछे है, ठीक है। सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे अफगानिस्तान है लगातार, और इसके अलावा लेबनान जैसे कुछ देश हैं। और एशिया में अगर मैं बात करूं तो ताइवान जो है वो सबसे खुश देश है, 27 नंबर पर ये आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये क्या हो गई? ये सारी बातें हो गई हमारी एचडीआई की, हैप्पीनेस रिपोर्ट की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ और इनकम को नापने के और कौन कौन से इंडेक्सेस जो है वो इकोनॉमी के अंदर फेमस है, ठीक है। चलिए, इसमें पहला जो आता है वो आता है आपका लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे ये देखना है कि मेरी इकोनॉमी के अंदर असमानताएं कितनी हैं, इनइक्वालिटीज कितनी हैं। इसके लिए उन्होंने एक कर्व, एक ग्राफ बनाया, जैसे हम मैथ्स में बचपन में बनाया करते थे। उन्होंने एक्स एक्सिस पर तो लिया क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यानी कितना लोग पैसा कमा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर लिया, ठीक है। सॉरी, पीपल, लोगों को लिया एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर लिया कितना पैसा कमाया जा रहा है देश के अंदर, ठीक है। फिर उन्होंने एक 45 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, मतलब जितना पैसा कमा रहे हैं उतना ही पैसा लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो 45 डिग्री की लाइन बनेगी, जबकि हमारी एक्चुअल लाइन कुछ और होती है। यहां पर हमारे गरीब लोग जो होते हैं वो कम पैसा कमाते हैं, और अमीर लोग जो है वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल लाइन बनती है, ठीक है। ये आइडियल लाइन से जितना ज्यादा दूर होगी, मतलब उस देश में असमानताएं उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट लॉरेंज
कर्व। लॉरेंस कर्व क्या करता है, आय और धन में असमानता को नापने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर एक्स एक्सिस पर लोगों को और वाई एक्सिस पर अर्नड इनकम को लिया जाता है। 45 डिग्री की जो लाइन होती है वो आपकी लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है, जो कि अगर सारा पैसा जो कमाया जा रहा है वो सभी लोगों में इक्वली बटे तो होती है, जबकि एक्चुअल लाइन इससे दूर रहती है, जो दिखाती है कि जितनी ये लाइन दूर होगी उतना ज्यादा उस देश में इनइक्वालिटीज होंगी। अब इस लॉरेंज वक्र को जब देखा तो यार लगा कि ठीक है वक्र तो बढ़िया है, लेकिन कुछ मैथमेटिकल होना चाहिए यार, वो चीज मिसिंग है, कुछ नंबर वंबर दिखना चाहिए। तो बोले ठीक है, गिन्नी भाई साहब बोले कोई लोड नहीं लेने का, जब हम है इधर हम लेके आते हैं गिन्नी गुणांक। गिन्नी गुणांक क्या है, गिन्नी गुणांक कुछ भी नहीं है, लॉरेंज कर्व का ही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सेम वही कर्व बनेगा, ठीक है। लाइन ऑफ इक्वालिटी से जो आपकी एक्चुअल लाइन है ये कितनी दूर है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस एरिया को मैंने ए मान लिया, इस एरिया को मैंने बी मान लिया। अब अगर मैं a अपॉन a प्लस बी कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा कि जितनी बड़ी मेरी वैल्यू आएगी उतना जो मेरा मान है वो असमानता की ओर जाएगा, और जितनी मेरी छोटी वैल्यू आएगी यानी ये वाली चीज जितनी कम होगी, जितना a का मान कम होगा, 0 होगा तो पूर्ण इक्वालिटी और 1 होगा तो पूर्ण असमानता, ठीक है। और जितना a का मान बढ़ता जाएगा यानी a अपॉन a प्लस बी, जैसे a का मान बढ़ेगा तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो 1 की तरफ भागेगी, और जितना कम होगा वो 0 की तरफ आएगी, ठीक है। इसलिए आपको इनइक्वालिटी असमानता पता पड़ जाएगी। तो इसको हम नंबर में भी निकाल सकते हैं और इसको हम जो है वो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे यहां पर, तो परसेंटेज में हो जाएगा, ठीक है। गिन्नी गुणांक में इंडिया की जो रैंकिंग है या फिर जो नंबर है वो है 25.5 या फिर 0.255, ठीक है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th मोस्ट इक्वल कंट्री है एज पर वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट, ठीक है। और इंडिया में इंप्रूवमेंट भी किया है, विश्वास नहीं होता लेकिन यही सच है, ठीक है। नेक्स्ट, कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स कर्व दो तरीके के होते हैं। कुजनेट्स भाई साहब ने ये देखा कि जब एक इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड से लेकर यानी अल्प विकसित देश से लेकर विकसित देश की तरफ बढ़ती है, यानी पहले अल्प विकसित, धीरे धीरे विकास करेगी, विकासशील, विकासशील के बाद विकसित जब होती जाएगी, तो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एक तो आय असमानता किस हिसाब से चेंज होती है और एक पर्यावरणीय प्रभाव किस हिसाब से चेंज होता है। वो ऐसा बोलते हैं कि जब एक कंट्री डेवलप करना चालू करती है, विकास होना चालू करती है, तो शुरू में उसके अंदर आय असमानता बढ़ती है, ठीक है। सिमिलरली शुरू में उसके अंदर पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है जहां पर उस इकोनॉमी में इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो जाता है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी आ जाती है कि अब जो आय असमानता है वो डेवलपमेंट के साथ कम होने लगती है। सिमिलरली जो पर्यावरणीय नुकसान है वो विकास के साथ कम होने लगता है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ये डिक्रीजिंग इनइक्वालिटी, डिक्रीजिंग एनवायरनमेंट, यानी फिर एनवायरनमेंट इंप्रूव्स, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो डेवलपिंग में असमानता बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट के बाद कम हो जाएगी, सेम एनवायरनमेंट खराब होता रहेगा, एक पॉइंट के बाद अच्छा हो जाएगा। सिंपल है, यू शेप कर्व, कुजनेस कर्व, ठीक है। बस केवल याद रखना है आपको क्या है वो कर्व, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगला कर्व है हमारा फिलिप्स कर्व। ये इंटरेस्टिंग कर्व है। फिलिप्स जो कर्व है ना, इसको पूरी तरीके से समझने के लिए तो हमें इन्फ्लेशन वाला टॉपिक समझना पड़ेगा। पर सिंपल समझो, अगर किसी देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है तो जनरली क्या होता है, अगर जनरली कोई देश में महंगाई बढ़ रही है मतलब कोई आइटम का प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब उसको बनाने वाले को फायदा होगा। जब उस बनाने वाले को फायदा होगा तो वो आइटम और बनाएगा, जब कोई आइटम और बनेगा तो उस देश के अंदर क्या होगा, उस देश में नया रोजगार जनरेट होगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। अगर हम सिंपल सोचें तो कि मुद्रास्फीति बढ़ी, वस्तु का प्राइस बढ़ा, व्यक्ति को लाभ हुआ, व्यक्ति ने और वस्तुएं बनवाई और लोगों को रोजगार मिला, बेरोजगारी कम हो गई। ये बोले हमारे फिलिप्स भाई साहब कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में इनवर्स रिलेशनशिप, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। मतलब जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी और जब मुद्रास्फीति कम होगी तो बेरोजगारी सिमिलरली बढ़ जाएगी। ये बोलते हैं फिलिप्स भाई साहब, और ऐसा एक कर्व
बना देते हैं कि हाई इन्फ्लेशन पे लो अनएम्प्लॉयमेंट और लो इन्फ्लेशन पे आपका हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है रियल में? लेकिन ऐसा होता है रियल में, ये बात सही है, लेकिन हर सिचुएशन में नहीं होता। जब आपकी महंगाई जो है वो किसी सप्लाई साइड के फैक्टर की वजह से बढ़ रही है, जैसे मान के चलिए वर्तमान में हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पर युद्ध की स्थिति है, हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, तो क्या नया रोजगार बनेगा? नहीं बनेगा। यानी जब जो है आपकी महंगाई सप्लाई साइड से बढ़ रही है, जैसे खाड़ी देशों में 1970 में हुआ कि भैया खाड़ी देशों में युद्ध हो गया, तो तेल की सप्लाई नहीं हो रही, महंगाई बढ़ गई, पर रोजगार कम का कम रहा, बेरोजगारी रहेगी रही। इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति। ये सारी बातें हम इन्फ्लेशन में पढ़ेंगे, अभी बस ये आप ग्राफ समझ लो, ठीक है? हाई इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट, लो इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स इट, ठीक है? अगला है आपका एंजल वक्र। एंजल वक्र वाला जो भैया है हमारे, वो क्या कहते हैं? वो ऐसे कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई भी हाउस होल्ड है, कोई भी आपकी परिवार है, जब उसकी इनकम बढ़ती है, जब उसकी इनकम बढ़ती है तो शुरू में तो वो खाने पीने पे खर्चा करता है, लेकिन जैसे उसकी इनकम थोड़ी और बढ़ती है तो उसकी इनकम में जो खाने पीने पे होने वाला खर्चा है ना, उसका परसेंटेज कम होने लगता है और अदर चीजों पे खर्चा बढ़ जाता है। मान के चलिए कि कोई एक गरीब परिवार है, वो 100 रुपए कमा रहा है, अब पहली आवश्यकता क्या है? पेट भरना है, तो वो 80 रुपए जो है वो खाना खाने पे खर्च कर देता है। लेकिन अब इस परिवार ने ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया, अब वो 200 रुपए कमा रहे हैं, तो हो सकता है कि अब वो 80 की जगह 140 रुपीज खर्च करें या इवन 160 भी खर्च कर सकते हैं खाने के ऊपर, क्योंकि अभी वो बड़ी मुश्किल से खा रहे थे, वो पहले अच्छे से खाएंगे। लेकिन अगर अब वो 1000 रुपए कमा रहे हैं तो भाई कितना ही खाना खा लेंगे, रेस्टोरेंट में खा लेंगे हफ्ते में एक बार, तब भी 200 रुपए, 800 तो कहीं और खर्च होंगे। पहले 80% खर्चा खाने पे हो रहा था, अभी मात्र 20% खर्चा खाने पे हो रहा है। बस इतना सा है आपका एंजल वक्र कि जो फूड पे एक्सपेंडिचर है वो इनकम बढ़ने के साथ साथ इन परसेंटेज कम होता जाता है, और अदर चीजों पे जो है वो क्या है, खर्चा बढ़ता है, जैसे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ये सब, ठीक है? बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? ओके, अब एक लास्ट कंसेप्ट, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। ये क्या चीज है? वैसे इसको हम जीडीपी के साथ भी पढ़ सकते थे, पर वहां कहीं मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने यहां पढ़ा दिया। क्या है ये चीज? ये बिल्कुल सिंपल, कोई भी अगर एक इंडस्ट्री है, मान के चलिए आज वो 100 यूनिट उत्पादन कर रही है और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2000 रुपए है, ठीक है? अब अगर वो अपना उत्पादन बढ़ा रहा है, मान के चलिए आज उसने 105 कर दिया, जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ के हो गया 2100 रुपए, ठीक है? कितना यूनिट उत्पादन बढ़ा सर? 5 यूनिट। इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया? 100, यानी पर यूनिट जो खर्चा करना पड़ा वो करना पड़ा 20 रुपए, ठीक है? ओके, इंडस्ट्री बी सेम 100 यूनिट उत्पादन कर रही थी, 2000 रुपए खर्चा कर रही थी, 110 यूनिट उत्पादन कर दिया और जो खर्चा है वो अब 2120 रुपए हुआ है, यानी 10 यूनिट उत्पादन बढ़ा है, खर्चा करना पड़ा 120 रुपए, यानी सिर्फ 12 रुपए पर यूनिट उत्पादन बढ़ाने के लिए 12 रुपए खर्चा करना पड़ा, जबकि यहां पर खर्चा 20 रुपए करना पड़ा। यानी कि यही है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी जब आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने देश में उत्पादन बढ़ा रहे हो तो प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको कितना कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है उतना बढ़िया है, कितना कम पूंजी लगानी पड़ रही है उतना बढ़िया है। वही चीज नापता है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीज इन कैपिटल और इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है? ये देखकर वो देख लेता है कि प्रति इकाई उत्पादन के लिए आपको कितना ज्यादा पैसा लगता है, बस और कुछ भी इसमें नहीं है। बस केवल कंसेप्ट कभी पूछ ले तो आप बता सको, उसके लिए हमने ये रखा था। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल जो है वो हमारे आज तक आए हुए हैं, ठीक है? जिसमें पहला सवाल है आपका लेटेस्ट 2025 वाला, जो मैंने कह रहा था आपको, ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में टाइटल क्या है आपका, तो गलत दिया हुआ था टाइटल आपको, यहाँ पे टेक्नोलॉजी दिया हुआ था, जबकि है क्या यहाँ पर एआई है, ठीक है? इंडिया के नेबर में चाइना, श्रीलंका, भूटान जो है वो इंडिया से ऊपर है, जबकि बांग्लादेश बराबर पे है और म्यांमार, पाकिस्तान नीचे है। ये स्टेटमेंट सही था।
और तीसरा स्टेटमेंट कि इंडिया जो है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है और 700 से हमारा कम है, ये भी सही था, यानी बी और सी जो है वो हमारा सही आंसर था। बिल्कुल आसान सवाल था अगर आपने पढ़ रखा है तो। अगला सवाल आपसे एसआई में ही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो 3 है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। जीवन स्तर, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, पर्यावरण से पर्यावरण इसमें नहीं है, यानी फोर्थ आपका आंसर हो गया। पीएचडीआई में है पर्यावरण तो। ठीक है, अगला सवाल जो कि आपसे एसआई में ही पूछा गया है, ठीक है, ये सवाल है आपका एसडीजी द्वारा निर्धारित 17 लक्ष्यों में से कौन सा लक्ष्य जो है वो भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड? सर एसडीजी 15, लाइफ ऑन सी एसडीजी 14, लाइफ ऑन लैंड एसडीजी 15। सेम 2019 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था उसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? हमें याद रखना है लेटेस्ट 2023 वाला, इसका आंसर 6681 था, हमें वर्तमान वाला याद रखना है। ठीक है, सिंपल सवाल आते हैं एकदम। आरएएस प्रीलिम्स में भी सवाल आया सिंपल वही कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में बताओ इंडिया की रैंकिंग क्या है, 126 है क्या, और पड़ोसी देशों चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश नीचे है? नहीं सर, सबसे नीचे नहीं है। ठीक है, पिछले वर्षों में भारत की रैंकिंग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, ये बात सही है, जो कि दर्शाता है कि बढ़िया काम हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, बहुत ही आसान सी चीज। फिर हम देख सकते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन की 2023 में हमारी क्या रैंकिंग थी, तो 126, और 2023 में, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन है, 2021 में क्या रैंकिंग? दोनों बार हमसे आरएएस में सेम सवाल पूछा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारी क्या रैंकिंग है, बस। तो सिंपल सिंपल सवाल इस तरह से आते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक क्लासेस करनी है, चीजों को याद करना है, तो चीज समझने की है वो क्लास में समझनी है, बुक से पढ़नी है, एनसीईआरटी आरबीएससी से पढ़नी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नेशनल एग्जाम में।